टॉपिक हमारा है आज प्ली बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, बार्गेन करना। निशा लोग तो जरूर जानती होगी, लड़कियां जरूर जानती होंगे। हाँ नहीं, निगोशिएशन तो आप लोग जानते ही हैं। आप लोग जो है ना हद से ज्यादा बार्गेन करते हैं। हाँ, अगर कोई कपड़ा वाला बोल दिया कि 500 रुपया का कपड़ा है तो आप लोग सीधा आप लोग 50 से शुरू करते हैं कि 50 रुपया देंगे इसका। नहीं, 500 रुपया का चीज 50 रुपया। और हम लोग जब बार्गेन करते हैं तो हम लोग 500 को कहते हैं यार 50 रुपया छोड़ दो भाई। तो जितना छुड़वाते हैं हम लोग उतना से आप लोग शुरू करते हैं। हाँ, एक एक्सेप्शन दोनों में। हाँ हाँ हाँ, चलिए स्टार्ट करता है प्ली बार्गेनिंग। आइए, और अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चीज है यह यूएसए से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, क्या क्या याद रखना है इसमें आपको बता देते हैं। ये प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यूएसए से अडॉप्ट किया गया है। यूएसए में था ये, और इसको हमारे जो सीआरपीसी है उसमें जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 में इसको इंसर्ट किया गया था। ये सब लिखते चले जाइएगा जो याद करने का चीज है। यूएसए का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कि इसको जो हम लोग है अपने सीआरपीसी में इसको इंसर्ट किए हैं, ऐड किए हैं, वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 चैप्टर 21A। यह चैप्टर भी याद रखना है, आप लोग को बता दे रहे हैं। बार बार हम चैप्टर भी बोलते हैं, कभी कभी जुडिशरी में चैप्टर भी पूछता है ये किस चैप्टर में है, इसका प्रावधान किस चैप्टर में है, वह भी आपको याद रखना है। ये चैप्टर है आपका 21A। अब आप ही लोग के ऊपर सारा जो है भार है। अब आप ही लोग जो है नेक्स्ट जुडिशरी का एग्जाम आएगा, आप ही लोग के ऊपर आएगा। आपसे कुछ लोग पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं इस बार, अब आप लोग की बारी है। चैप्टर 21A और सेक्शन है 265A से लेकर 265L तक। 265A से लेकर 265L तक इसका प्रावधान है। किसके रिकमेंडेशन से हुआ था? पहले जो है बार्गेनिंग नहीं होता था। इससे पहले जब इसको हम लोग ऐड किए हैं, उससे पहले क्रिमिनल मामले में कोई बार्गेनिंग नहीं। बार्गेनिंग मतलब समझते हैं, निगोशिएट नहीं होता था क्रिमिनल मामले में। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आया तो बार्गेन होने लग गया। और ये जो था हमारा जस्टिस मलिमथ कमिटी, लिख लीजिए आप लोग, जस्टिस मलिमथ कमिटी, उस कमिटी के रिकमेंडेशन से ये चीजें इंडियन जो है हमारा सीआरपीसी है उसमें इसको इंसर्ट किया गया। और इसका ऑब्जेक्ट बस सिंपल सा था कि जो कोर्ट में केस पेंडिंग है उसको रिड्यूस करना, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ केसेस। बहुत सारा ऐसा मामला था जो पेंडिंग था, बेवजह पेंडिंग था, जिस चीज को बहुत आसानी से निपटारा करके निकाला जा सकता था वो पड़ा हुआ था ऐसा ही। तो इस चीज को कम करने के लिए, कोर्ट के ऊपर से बर्डन कम करने के लिए, जस्टिस मलिमथ कमेटी के रिकमेंडेशन से प्ली बार्गेनिंग को सीआरपीसी में 2005 में क्या किया गया, इंसर्ट किया गया। क्लियर? अच्छा, हम 2005 का एक्ट बोल रहे हैं, लागू कब से हुआ देख लीजिए, लिखा होगा बेयर एक्ट में लागू कब से हुआ। हम जो है वो लागू हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम 5/7/2006, 5 तारीख 7वां महीना 2006 से। लेकिन ये जो हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है वो 2005 का है। हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा कि किस मतलब कब से लागू हुआ, डेट वाइज दे देगा। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जब पढ़ना है कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज हो तो उसको ध्यान से रखना है, वहां आराम से आपका लग जाएगा। ठीक है, तो पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। अभी देखे ना, जस्ट अभी एक एग्जांपल दिए भी आप लोगों को, बीपीएससी का क्वेश्चन का एग्जांपल, उसको तो छांटना है, छांटने का तरीका है ये सब। तो ये एक वे अपनाया गया है। चलिए
अब आइए प्ली बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है। प्ली बार्गेनिंग आपके सीआरपीसी में कहीं पे इसका डिफिनेशन नहीं दे रखा है, कहीं इसको डिफाइन नहीं किया गया है। बस सिंपल सा समझिए कि इट इज ए प्रोसेस वेयर बाय द एक्यूज निगोशिएट विद द प्रोसिक्यूशन। प्ली बार्गेनिंग का मतलब अभी आप लोग बोले थे निगोशिएट करना, यह एक क्या है, प्रोसेस है जहां पे एक्यूज क्या करता है, निगोशिएट करता है विद द प्रोसिक्यूशन। क्या निगोशिएट करता है? दैट ही विल प्लीड गिल्टी, कि वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, जो फॉर द ऑफेंसेस चार्ज अगेंस्ट आइदर इन रिटर्न ऑफ लेजर पनिशमेंट देन अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंसेस और द लेजर चार्ज। समझ लीजिएगा, आप लोग जब इसको लिखिएगा एग्जाम में तो इसी तरीके से लिखिएगा। आप लोग इसको राइट डाउन कहीं कर भी लीजिए, पर अच्छा है। प्ली बार्गेनिंग इज नॉट डिफाइंड इन द कोड, ये कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। इट इज द प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है, वेयर बाय, जहां की द एक्यूज निगोशिएट विद द प्रोसिक्यूशन, जहां पे एक्यूज क्या करता है, प्रोसिक्यूशन के साथ निगोशिएट करता है। किस बात के लिए निगोशिएट करता है? कि ही विल प्लीड गिल्टी फॉर द ऑफेंस चार्ज, कि उसके ऊपर जो आरोप लगा है, जो चार्ज लगा है, उसको वह क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा। अब बदले में क्या चाहिए उसको? तो अगेंस्ट आइदर इन रिटर्न ऑफ लेजर पनिशमेंट, जितना उस अपराध के लिए सजा का प्रावधान है उससे उसको कम सजा मिले। अगेंस्ट आइदर इन रिटर्न ऑफ लेजर पनिशमेंट देन अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, उस अपराध के लिए जितनी सजा है उससे कम मिले, या ऑफ लेजर चार्ज, या आप चार्ज को रिड्यूस कर दीजिए, चार्ज की डिग्री को कम कर दीजिए। यह होता है प्ली बार्गेनिंग के अंदर। तो क्या क्या चीज में आप कर सकते हैं? पनिशमेंट को लेजर करने के लिए और चार्ज को करने के लिए। लेकिन इंडिया में केवल जो है सेंटेंस बार्गेनिंग अलाउ है, सजा को कम करने का सेंटेंस बार्गेनिंग, चार्ज बार्गेनिंग नहीं है। ये याद रखिएगा आप लोग, इन इंडिया ओनली सेंटेंस बार्गेनिंग इज अलाउ। केवल सेंटेंस बार्गेनिंग कर सकते हैं आप, चार्ज बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नहीं 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 नहीं, आप समझ लीजिए, प्ली बार्गेनिंग में हर एक अपराध के लिए प्ली बार्गेनिंग नहीं होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। यह भी छोटे मोटे अपराध के लिए है, समझे आनंद? वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, घबराइए नहीं। हर एक मामले में प्ली बार, हाँ हाँ, हम समझ गए बात को, इसलिए बोले इसको आगे पढ़ेंगे। वैसे भी देख क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ था ही नहीं प्ली बार्गेनिंग करना, उसमें कोई निगोशिएट नहीं, अपराध किए हैं आप, हर कोई निगोशिएट करने लग जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो इसीलिए छोटे मोटे अपराध के लिए बेवजह का पेंडिंग है मामला। जिस किसी अपराध में, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एज इट इज नहीं लीजिएगा, जिस किसी अपराध में किसी को 6 महीना का सजा हो सकता है, मान लीजिए वो बेवजह तुला हुआ है कि नहीं हम कुछ नहीं किए हैं, अब तुम लगाओ, तुम ट्रायल करवाते रहो, बेवजह का केस पेंडिंग है, विटनेस आज बुलाए नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तो झूठ मूठ का वो जेल में है, झूठ मूठ का कोर्ट आ रहा है। तो इसीलिए प्ली बार्गेनिंग ले आए। अपराधी भी सोचता है कि चलो यार ठीक है, हम स्वीकार कर लेते हैं, हाँ किए हैं, बदले में हमको सेंटेंस बार्गेनिंग कीजिए, 2 महीना में छोड़ दीजिए हमको, आप ये से निगोशिएट करेगा कि हमको सजा कम कर दीजिए, तो कोर्ट भी कहेगा ठीक है यार, इतना दिन से तुम पड़े हुए हो वहीं जेल में, 2 महीना तुम्हारा हो ही गया, जाओ सेंटेंस बार्गेनिंग कर लिए। तो ट्रायल का प्रोसीजर खर्चा बच गया, ट्रायल का टाइम बच गया, बर्डन कम हो गया, केस फाइल निपटाता चला गया। समझे बात को? तो ये इसलिए प्ली बार्गेनिंग है। तो किस किस अपराध में प्ली बार्गेनिंग है वो हम लोग देखेंगे अभी। यहां तक समझ में आया? हमारा नेक्स्ट जो है 265 का बी देखिएगा, सेक्शन 265 बी ए में। सबसे पहले 265 ए में क्या है, जो है अप्लीकेबिलिटी है। निकाल लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको। प्ली बार्गेनिंग 265 ए जो है उसमें क्या है, एप्लीकेबिलिटी है, कैसे अप्लाई होगा, एप्लीकेशंस कैसे मूव होगा। 265 ए, ओह गॉड, आ जाइए 265 ए।
सुनिएगा, एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, दिस चैप्टर shall apply in respect of accused against whom in report has been forwarded by the officer in charge of the police station under section 173 alleging therein that an offence appears to have been committed by him other than an offence for which the punishment of death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force. मिला? ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग को समझ में आने, हाँ, अब हम बार बार सेक्शन पढ़ते हैं, उसका पीछे कारण है, आप लोग भी सेक्शन पढ़ा कीजिए। हाँ, अब देखिए, सेक्शन 265A कह रहा है कि प्ली बार्गेनिंग के लिए क्या क्या कंटेंट है, क्या होना चाहिए, कब ये एप्लीकेशन जो होगा, कब अप्लाई होगा, ठीक है ना, कहां अप्लीकेबल होगा, उसके लिए बात कर रहा है सेक्शन 265A। तो एक तो ध्यान से समझिए कि अगर कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट पर हुआ है तब भी होगा, वेयर कॉग्निजेंस इज टेकन ऑन पुलिस रिपोर्ट, तब भी प्ली बार्गेनिंग हो सकता है। और दूसरा, अगर कॉग्निजेंस इज टेकन अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, यानी कंप्लेन पे आया है, तब भी प्ली बार्गेनिंग हो सकता है। तो पहले तो ये चीज क्लियर कर लीजिए आप लोग कि प्ली बार्गेनिंग दोनों केसेस में हो सकता है, पुलिस रिपोर्ट पर भी, कॉग्निजेंस पर, और अदरवाइज भी। तो वो सब बता चुके हैं आप लोगों को। दूसरा कि प्ली बार्गेनिंग कहां एप्लीकेशंस में नहीं आएगा, अभी जो आनंद बोल रहा था, कहां पे नहीं आएगा, तो सबसे पहले अगर ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, अगर मृत्यु दंड का प्रावधान है किसी अपराध में, या लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद का, या इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, या 7 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान है, वहां पे प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। क्लियर? अब क्लियर हो गया आनंद? 7 साल से ज्यादा के सजा के प्रावधान में प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। तो उम्र कैद उससे बड़ा हो गया और मृत्युदंड उससे बड़ा हो गया, पहला। सेकंड नंबर, अगर कोई ऐसा अपराध जो कि किसी महिला के विरुद्ध हुआ हो, या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के अगेंस्ट में हुआ हो, where the offense is committed against a woman or a child under 14 years of age, 14 साल से कम उम्र के बच्चे के विरुद्ध अगर कोई अपराध हुआ हो, कोई भी अपराध, या किसी महिला के विरुद्ध हुआ हो, वहां प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, तीसरा, हां, अगर कोई ऐसा ऑफेंस जो सोशियो इकोनॉमिक नेचर का हो, सामाजिक आर्थिक प्रकृति का हो, वेयर द ऑफेंस इज सोशियो इकोनॉमिक नेचर। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक नेचर का अपराध क्या होता है? अब तो पूछोगे कि सर ये क्या होता है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन होता है। व्हाट आर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस विल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यह जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है कि यह अपराध जो होगा वो सोशियो इकोनॉमिक के नेचर में आएगा। ऐसा कोई अपराध जो कि समाज को भी और आर्थिक दृष्टि को भी एक साथ प्रभावित करता होगा। जैसे पैसा लेकर भाग गया बैंक का, कौन लेकर भाग गया? कौन थे वो? माल्य वगैरह सब। हाँ, वो अपराध सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन नेचर का है। तो इस तरह का अपराध जो होगा वह जो है कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि यह अपराध सोशियो इकोनॉमिक नेचर का है। और इसके लिए वो क्या करता है? बाय नोटिफिकेशन रहता है गवर्नमेंट का कि यह अपराध इस श्रेणी में आएगा। द गवर्नमेंट हैज एग्जम्प्टेड सर्टेन एक्ट्स आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ प्ली बार्गेनिंग, सच इज इंडिसीडेंट रिप्रेजेंट ऑफ वुमेन एक्ट, डॉरी प्रोविजन एक्ट वगैरह वगैरह, वो सब सारा देख लीजिएगा। यह सारा नोटिफिकेशन रहता है कि इस अपराध में यह सोशियो इकोनॉमिक का होगा या यह महिला का अपराध है। ये इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो उस अपराध में प्ली बार्गेनिंग नहीं किया जा सकता है। क्लियर? एकदम सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट आ जाइए हमारा
एप्लीकेशन हो गया हमारा, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। सेक्शन 265, अब आइए हम लोग बी, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। अगर किसी को प्ली बार्गेनिंग करवाना है किसी एक्यूज्ड को, तो एप्लीकेशन कहां लगाएगा, किस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा, कहां मूव करेगा, यह लिखा हुआ है सेक्शन 265 बी में लिखा हुआ है। 265 बी में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं कहां लगाएगा, सुनिएगा। Accused file an application for plea bargaining in the court where trial is pending। जिस कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग होगा उस कोर्ट में लगाएगा। कौन लगाएगा? एक्यूज्ड लगाएगा कि हम प्ली बार्गेनिंग करना चाहते हैं। एक्यूज्ड स्टेटिंग द ऑफेंस फॉर विच ही वांट्स टू बार्गेन एंड द फैक्ट वेयर ही वाज प्रीवियसली कन्विक्टेड और नोट। और वो क्या क्या हलफनामा दायर करेगा, क्या क्या वेरीफाई करेगा। कोर्ट को कहेगा कि हम पर इस तरह का अपराध है, मतलब कि चार्ज है, इस तरह का हमने अपराध किया है और हम इस काम के लिए प्रीवियसली कन्विक्टेड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये चीज लिखा जाता है एप्लीकेशंस में। ओके, ही ऑल्सो स्टेट्स, और क्या कहेगा, दैट ही हैड वॉलंटरली प्रीफर्ड दैट प्ली बार्गेनिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। और वो क्या लिखेगा उसमें? उसमें लिखेगा कि हमको पता है कि हमने किस तरह का अपराध किया है, इसका क्या नेचर है। ओके, और ये हम काम वॉलंटरली कर रहे हैं, किसी दबाव में नहीं कर रहे हैं, किसी लोभ में नहीं कर रहे हैं, कोई हमको कोई प्रेशर नहीं डाला है या कोई हमको इंड्यूस नहीं किया है कि तुम सजा स्वीकार कर लो, कम करवा देंगे। ऐसा कोई हमको कोई लोभ नहीं दिया है, बल्कि हम वॉलंटरली कर रहे हैं और हमको पता है कि मैंने क्या अपराध किया है, इसमें क्या सजा है, यह जानते हुए हम अपराध की स्वीकृति कर रहे हैं। ओके, ये चीजें वो लिखेगा एप्लीकेशंस में। क्लियर? ये लिखने के बाद, हां, आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन, जब कोर्ट को क्या मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन मिल जाएगा कि इस तरह का प्ली बार्गेनिंग के एक्यूज्ड है वो करना चाह रहा है, कोर्ट क्या करेगा? नोटिस इशू करेगा। द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी को नोटिस करेगा कि किस तरह का एक मामला है जहां आपकी क्या कर रहा है, एक अपराधी है वो प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है। या अगर कोई कंप्लेनेंट है तो उसको भी नोटिस करेगा कि आप जिसका शिकायत किए हैं वो प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है, उसको सूचना जाना चाहिए, तो ये दोनों को नोटिस करेगा कोर्ट। एंड टू एक्यूज, और उसके बाद क्या करेगा? एक्यूज को कहेगा कि आप आइए, अपियर होने के लिए कहेगा। एंड टू द एक्यूज अपियर ऑन द डेट फिक्स्ड ऑफ द केस, इस मामले के लिए जिस दिन केस डेट लगेगा उस दिन कहेगा आप कोर्ट में अपियर होइए। उसके बाद क्या होता है? एक्यूज्ड को इन कैमरा जो है एग्जामिन किया जाता है। ठीक है ना? इन कैमरा एग्जामिन करने का मतलब वो जो भी कहेगा रिकॉर्ड होगा कैमरा में। ठीक है ना? बंद कमरा रहता है, उस तरह से बना हुआ रहता है ताकि बाद में ये नहीं कहे कि हमको जबरदस्ती ये वो दिस दैट। जहां और एग्जामिनेशन किस बात का होगा? इस बात का एग्जामिनेशन होगा कि वह वॉलंटरली कर रहा है। एग्जामिन द एक्यूज्ड इन कैमरा द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टीज। इन कैमरा का मतलब ये होता है कि बंद कमरे में होगा, ओपन कोर्ट नहीं होता है वो। ऑफ अदर पार्टी टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द एक्यूज्ड हैज फाइल्ड द एप्लीकेशन वॉलंटरली। कहां कोई नहीं रहेगा, जज साहब रहेंगे, मजिस्ट्रेट साहब रहेंगे, इन कैमरा होगा, कोई नहीं पार्टी रहेगा, और उससे एकदम बिल्कुल साफ साफ पूछा जाएगा कि तुम जो है ये एप्लीकेशन जो लगाए हो वो स्वेच्छा से लगाए हो कि नहीं, कोई दबाव, कोई विशेष कोई बात, ये सब तो नहीं है। ठीक है? क्लियर? हां, उसके बाद फिर क्या होता है ध्यान समझिएगा। नोटिस हो गया, जो नोटिस कर दिए 265 के बी के 3 में नोटिस है, ये चार्ट बना हुआ, चार्ट भेज देंगे आप लोग को, देख लीजिएगा। नोटिस कर दिया, उसके बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है वॉलंटरली किया है, इफ द एप्लीकेशन इज फाइल्ड वॉलंटरली, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है स्वेच्छा से किया है, द कोर्ट शैल प्रोवाइड टाइम टू द पार्टीज टू वर्क आउट म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। उसके बाद कोर्ट कह देगा ठीक है आप दोनों बैठिए, एक डेट तय कर देगा कि आप दोनों बैठिए और निगोशिएट कीजिए, देखिए क्या होता है ऑफ द केस एंड देयर आफ्टर फिक्स द डेट फॉर फर्दर हियरिंग। एक डेट तय कर देगा कि आप लोग निगोशिएट कीजिए, और निगोशिएट करने के बाद हम ये डेट लगा रहे हैं, उस डेट में आप दोनों आइए और बताइए कि क्या क्या हुआ, दोनों क्या चाहते हैं।
तो वही हुआ म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। डिस्पोज ऑफ करने के लिए दोनों म्यूचुअल कंसेंट से जो बात मान लेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, समझ लीजिएगा। अब मान लीजिए कि मेरे गाड़ी से कोई आदमी ठुक गया, या मेरी किसी गलती की वजह से कोई आदमी का पैर टूट गया। हम चाहते हैं प्ली बार्गेनिंग करना। दोनों पार्टी बैठेंगे और बात करेंगे कि ठीक, हम मान लेते हैं कि हाँ मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से आपका पैर टूट गया है, अब क्या चाहते हैं बताइए हमको। तो उसमें जो है इतना रुपया खर्चा हुआ है वो दे मिल जाए वगैरह वगैरह, यही ना हम लोग करेंगे। ऐसे नेगोशिएट करते हैं, सबको इतना खर्चा दे दीजिए आप। हाँ, तो यही सर इसमें प्ली बार्गेनिंग में किया जाएगा। ओके, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजन के लिए लोग बैठ के अपना वहां करेगा आपको। नेक्स्ट आ जाइए, अगर इनवॉलेंटरली किया है, अगर इनवॉलेंटरली हुआ है, मतलब उसको दबाव डालकर उसको जो कहा गया है कि तुम जो है अपना दोष स्वीकार कर लो, सजा कम कर देंगे। इफ द एप्लीकेशन इज फाइल्ड इनवॉलेंटरली और द एक्यूज्ड हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। एक्यूज्ड उस काम के लिए प्रीवियसली कन्विक्टेड भी नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, एक बार जिस अपराध के लिए आप सजा भुगत चुके होते हैं, कोर्ट के नजर में अगर आप दोबारा उस मामले में जाते हैं तो कोर्ट को लगता ऐसा है कि आप रेगुलर ऑफेंडर हैं, आपका शौक है अपराध करना। एक आदमी चोरी में पकड़ा गया, वो उसको जज साहब उसको उस वक्त रियायत बरते, जाओ तुमको जब 10 दिन का देते हैं, ठीक है, तुमको भूख लगा था, तुम रोटी चुरा लिया, जाओ तुमको हम 10 दिन का देते हैं। दोबारा फिर उसी अपराध में वो आ गया, तो कोर्ट को नहीं लगेगा कि इसका शौक है चोरी करना। इसीलिए जब भी जजमेंट होता है तो प्रीवियसली कन्विक्शन चेक किया जाता है। ये पहले भी आप लोग को बताए हुए हैं कि उस पर भी बात होती है कि प्रीवियसली कन्विक्टेड है या नहीं है ये। तो अगर इनवॉलेंटरली है एप्लीकेशंस या फिर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, द कोर्ट शैल प्रोसीड द फर्दर ट्रायल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कोड। तब कोर्ट कहेगा कि नहीं, प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा, तब जो ट्रायल का तरीका है उस ट्रायल में आइए। जिस तरह का मामला होगा उस तरह का ट्रायल होगा। समन मामला होगा तो समन ट्रायल होगा, वारंट मामला होगा वारंट ट्रायल होगा। तब कोर्ट मना कर देगा, प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा, अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है या इनवॉलेंटरली किया है तो। क्लियर? ठीक, अब आइए म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन में देखिए क्या है सेक्शन 265 सी में। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द विक्टिम, कौन कौन रहेगा इसमें? पीपी साहब रहेंगे, विक्टिम जिसके साथ दुर्घटना घटी है, विक्टिम एंड एक्यूज्ड। एंड इन केस ऑफ कंप्लेनेंट, अगर कोई कंप्लेनेंट है तो कंप्लेनेंट भी, अगर मामला कंप्लेनेंट से आया है तो कंप्लेनेंट भी। द कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज शैल होल्ड ए मीटिंग टू रीच ए म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। द एक्यूज में ऑल्सो इन्वॉल्व हिज प्लीडर, अपने वकील को भी रख सकता है निगोशिएट करने के लिए। अगर वो अच्छा निगोशिएट करने वाला आदमी नहीं रहेगा मान लीजिए, तो जो वकील हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है ना, तो उनको भी रखा जा सकता है कि आप निगोशिएट कीजिए मेरे बिहाफ पे, तो वह भी निगोशिएशन करता है, ठीक है ना। बट एक बात खाली कोर्ट ध्यान रखता है कि ये सारा काम वॉलंटरली होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। बस कोर्ट का काम यही दायित्व होता है, केवल इसकी निगरानी करना। बाकी आप लोग बात कीजिए, जैसे करना है कीजिए। अगर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हो जाता है तो अब आ जाइएगा सेक्शन 265 डी में, ठीक है। कोर्ट सर प्रिपेयर ए रिपोर्ट, कोर्ट क्या करता है, उसका एक रिपोर्ट बनाता है कि लोग म्यूचुअली सेटिस्फैक्शन करके आया है, रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है ना। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो है दे देगा, कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा जिस कोर्ट में चल रहा है, सेल साइन द सेम, और वो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब उस पर अपना साइन कर देंगे। अगर ये चीज हो जाता है तो, अगर ऐसा नहीं होता है, इफ नो म्यूचुअल डिस्पोजिशन इज रीच्ड द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स, कोर्ट उस बात को भी लिखेगा कि क्या हुआ, क्या लोग नहीं पहुंच पाया, तो फर्दर विद द ट्रायल फॉर द स्टेज, फिर उसका तो ट्रायल चलेगा। जब ये होगा ही नहीं फिर ट्रायल चलेगा। ओके, अगर हो जाता है तो वह रिपोर्ट बना देगा कि ठीक है, लोग के बीच नेगोशिएशन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर ट्रायल का प्रोसीजर है वो चलेगा।
ओके, यानी कि सिंपल सा इसका मतलब हुआ, विक्टिम हैज नो राइट टू ऑब्जेक्ट अगेंस्ट बार्गेनिंग, ऑल ही कैन डू ए पार्टिकुलर इन द डिस्पोजिशन रिच अपॉन द एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल। अगर आप एक बार एक्सेप्ट कर लिए, जो विक्टिम है वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये सब चीजें ऐसी होगी, तो बाद में फिर कभी आप ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे इस बात के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है तो फिर जो है 265A जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। एक्यूज जो है वो प्ली बार्गेनिंग के लिए नहीं कह सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर। अब आइए उसके बाद क्या होता है, सजा किस तरह से होता है, डिस्पोजल ऑफ द केस, सेक्शन 265E। अगर हो गया तब क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर कोर्ट के द्वारा रिपोर्ट प्रिपेयर कर लिया गया है 265D में, जो हम बोले थे, सबमिशन ऑफ रेफरेंस ऑफ म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, सबमिट हो जाता है रिपोर्ट, तो अब आगे क्या होता है, इसके बाद अवार्ड कंपनसेशन। अगर जिस बात पर राजी हुआ कि हमको कंपनसेशन चाहिए, जैसे भी आप बोले ना कि किसी का पैर तोड़ दिए, उसको कंपनसेशन चाहिए, इलाज का पैसा चाहिए उसको, तो अवार्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम, विक्टिम को कंपनसेशन चला जाता है एज एग्रीड इन द डिस्पोजिशन। ओके, जो जिस बात पर लोग तैयार हुआ होगा वो चला जाएगा। एंड हियर द एक्यूज ऑन क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, इसके बाद जो है एक्यूज की सजा पर बात बहस होगा, इसको क्या सजा दें, कितना सजा दें, कैसे सजा दें, उस पर बहस होगा। विक्टिम को चला गया, किस बात, विक्टिम को क्या मिल गया, कंपनसेशन मिल गया, और एक्यूज के सजा पर अब क्या होगा, बहस होगी, हियरिंग होगी। अगर कोर्ट को लगेगा, इफ द कोर्ट थिंक्स फिट, इट में रिलीज द एक्यूज ऑन प्रोबेशन, उसको एक्यूज को प्रोबेशन पे भी छोड़ सकता है। 360 के अंदर जो आता है प्रोबेशन, अंडर सेक्शन 360, ओके, प्रोबेशन ऑफ हाँ जो भी वो नियम है, जो भी है उस तरह का है। अगर कोर्ट को थिंक मतलब सही लगता है तो कोर्ट की मर्जी है अपना। अगर प्रोबेशन पे नहीं छोड़ रहा है, ठीक है ना, तब क्या होगा, तो मिनिमम जो पनिशमेंट होगा उस ऑफेंस के लिए वह उसको मिलेगा। तो मिनिमम क्या होता है, 1/2 ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट उस अपराध के लिए वेयर नो प्रोबेशन इज ग्रांटेड एंड मिनिमम पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस चार्ज। अगर आपके आईपीसी में जब देखना उसमें लिखा हुआ है कि कितना मिनिमम पनिशमेंट है किसी अपराध का, तो उस अपराध का क्या होगा, देन एक्यूज शैल बी अवार्ड 1/2 ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट। जहां पे मिनिमम पनिशमेंट का प्रोविजन है जिस अपराध के लिए, तो प्ली बार्गेनिंग में उसका सजा आधा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मिनिमम सजा का प्रावधान नहीं है, ठीक है ना, तो एक्यूज शैल बी अवॉर्डेड 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट। जहां मिनिमम पनिशमेंट नहीं है यानी वहां मैक्सिमम पनिशमेंट होगा। आप देखें कि नहीं, आईपीसी में दो ही बातें लिखी हुई है कि कम से कम इतनी सजा या मैक्सिमम इतना सजा, यही लिखा हुआ है ना आईपीसी में किसी अपराध के लिए। तो जहां लिखा है कम से कम इतनी सजा यानी कि मिनिमम हुआ उसका आधा मिलेगा, या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 10 साल तक का सजा होगा, तो 10 साल का 1/4। जहां मैक्सिमम लिखा हुआ है वहां 1/4, जहां मिनिमम लिखा हुआ है उसका 1/2। ओके, हाँ, क्लियर, उतना सजा उसको जो है एक्यूज को मिलेगा। ओके, अच्छा, इसके बाद और क्या नियम है इसमें 265G में देखिए, तो इतना नियम है। ठीक है, इसमें देखिए, कोर्ट जजमेंट दे दिया, द जजमेंट ऑफ द कोर्ट शैल बी फाइनल, एकदम फाइनल जजमेंट होगा, यानी कि आपको अपील का अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि आप म्यूचुअली आए हैं, आपको अपील का अधिकार नहीं है। नो अपील शैल लाई अगेंस्ट सच जजमेंट एक्सेप्ट बाय वे ऑफ आर्टिकल 136 और आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 136 में एसएलपी है और 226 में क्या है आपका
हाई कोर्ट का जो रिट जारी, हाँ, उसको छोड़ के केवल उसी, हाँ नहीं, 226 फंडामेंटल राइट नहीं है, 32 फंडामेंटल राइट है आपका। आर्टिकल 226 में भी सेम वही बातें हैं जो आर्टिकल 32 में है, सुप्रीम कोर्ट का पावर, बट 226 फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है आपका। ओके, 32 है फंडामेंटल राइट, 226 में भी हाई कोर्ट रिट इशू करती है, तो वो सब बाद में बात होगी, वो सब अलग चीजें हैं। तो ध्यान ये रखना, नहीं हाई कोर्ट के साथ साथ फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल भी राइट में भी, लेकिन बट ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट हमारा नहीं है, आर्टिकल 32 हमारा फंडामेंटल राइट है। हाँ चलिए ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। हाँ तो यही कह रहे हैं कि आप इसमें अपील में नहीं जा सकते, सीधा सा बात, जो जजमेंट आ जाएगा वो जजमेंट फाइनल होगा, कोई भी इस जजमेंट के अगेंस्ट में अपील में नहीं जाएगा, सिवाय किसके, 126 एसएलपी। तो एसएलपी वगैरह सब इंटरटेन, हम लोग एसएलपी पर हम बना दिए हैं, वीडियो देख लीजिएगा। एसएलपी जनरली जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट का पावर है, सुप्रीम कोर्ट का पावर है, हाँ, स्पेशल लीव पिटीशन कि हम इंटरटेन करें या ना करें, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ फंसा हुआ होगा तो ही इंटरटेन करेगा, अदरवाइज इंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि आपका जो प्ली बार्गेनिंग है एक बड़ा यूनिक वे है ये, टू रिड्यूस बैकलॉग ऑफ केसेस, जो इतना पेंडिंग केस पड़ा है उसको रिड्यूस करने का, विच ऑल्सो इंश्योर दैट द एक्यूज इज नॉट इंड्यूस्ड फॉर ऑप्टिंग द प्ली बार्गेनिंग बाय यूजिंग फोर्स। बस ध्यान क्या रखना है कि एक्यूज को बाय फोर्स यह ना करवाया गया हो। बहुत अच्छा तरीका है प्ली बार्गेनिंग, इसको आप लोग को बस ऐसे ही देख लेना है, ओके।